नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन ऑफिशियल चैनल ऑफ प्रशांत मावानी। दोस्तों, आई एम श्योर आपने ये चीज़ महसूस की होगी कि जब भी हम वेस्टर्न फिल्म्स देखते हैं तो उसमें जो भारत दिखाया जाता है वो भारत जिस भारत में हम रह रहे हैं उससे काफ़ी अलग होता है। हमेशा हमें ये फील होता है कि भारत को अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया गया, भारत की अच्छी बातों को नहीं दिखाया गया, राइट। भारत की जो बुरी बुरी चीज़ें हैं वही ज़्यादातर हमें वर्ल्ड मीडिया में भी देखने को मिलती हैं। और बहुत सारे लोगों का कहना ये भी है कि वेस्टर्न मीडिया जो हैं वो भारत पर अटैक करते रहता है। इसके रीजंस क्या है, आज हम इसकी गहराई में जाने वाले हैं। दिस इज एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ अटैक्स ऑन इंडिया बाय वेस्टर्न मीडिया। आपकी स्क्रीन पर जो व्यक्ति हैं आज पूरी दुनिया में एक बहुत ही फेमस चेहरा है। ये हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट बने उससे पहले ज़ेलेंस्की साहब जो हैं वो एक एक्टर थे। और आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है ये एक नेटफ्लिक्स पर सीरीज़ है जिसका अंग्रेज़ी नाम है सर्वेंट ऑफ द पीपल या फिर स्लुगा नारोडा। अब ये जो स्लुगा नारोडा सीरीज़ हैं इसके एक एपिसोड में यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनकी मुलाकात होती है भारत के कल्चरल अटैचे के साथ। और इस मीटिंग में भारत के बारे में जो चीज़ें हमें इस एपिसोड में इस सीरीज़ में देखने को मिलती हैं उससे हमें ये पता चलता है कि भारत के बारे में उनकी जो समझ है वो काफ़ी सतही है, सतही समझ इसमें डिस्प्ले की गई है। इसी के साथ साथ जो कल्चरल स्टीरियोटाइप्स हैं यानी कि रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर सीरियल में या फिर इस सीरीज़ में ऐसी बात है, राइट। ज़्यादातर इंटरनेशनल प्रोडक्शन में भारत को इसी प्रकार से दिखाया जाता है। और जब भी इसका जवाब पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ग्लोबल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भारत के बारे में ऐसी ही बातें लिखी जाती हैं या फिर जो रियल इंडिया है वो क्यों नहीं दिखाया जाता, उसके बारे में जो राइट बातें हैं वो क्यों नहीं लिखी जाती, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे ही कह देते हैं कि एक एडिटोरियल बायस है। एडिटोरियल बायस यानी कि वहाँ के जो जर्नलिस्ट्स हैं, जो एडिटर्स हैं, तो वो लेफ्ट लिबरल की तरफ एक झुकाव रखते हैं। इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये इसका राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है, इसको जानने के लिए हमें द कम्युनिकेटर का जो 56th एडिशन है, एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट तैयार किया है अमोल पार्थ ने। इस रिपोर्ट का नाम है एन एनालिसिस ऑफ ग्लोबल मीडिया कवरेज ऑफ इवेंट्स इन इंडिया। ये एक पीयर रिव्यूड जर्नल है ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये रिपोर्ट जो है ये अक्टूबर-दिसंबर 2021 में पब्लिश किया गया था। अब इस रिपोर्ट में 3000 से भी ज़्यादा इंडिया रिलेटेड आर्टिकल्स जो हैं इनका एक इन डेप्थ रिव्यू किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉशिंगटन पोस्ट, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, टाइम, द गार्डियन, ऐसे बड़े बड़े जो मीडिया ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े मीडिया नाम हैं, तो उनके 3000 जितने आर्टिकल्स का इन डेप्थ एनालिसिस। और इन 3000 आर्टिकल्स में से 500 आर्टिकल्स को जब डीपली स्टडी किया तो पता चला कि यहाँ पर भारत में जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज होती हैं उस पर ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। सेंसेशनल हेडलाइंस जो हैं वो लिखी जाती हैं। ऐसे कीवर्ड्स जैसे कि हेट, फियर, वायोलेंस, रायोट, मॉब, हिंदू, कश्मीर, ये सारी चीज़ें और इन सारे कीवर्ड्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये रिपोर्ट ये भी कहता है कि इसकी वजह से इंडिया सेंट्रिक कंट्रोवर्सीज का एक नेगेटिव फीडबैक लूप जो है वो तैयार हुआ। इसमें क्या होता है कि जो इंडियन ओरिजिन के जर्नलिस्ट्स हैं और राइटर्स जो हैं तो उनको इंसेंटिव दिया जाता है ताकि वो इस प्रकार की सुपरफिशियली चीज़ें जो है, सुपरफिशियली रिटन आर्टिकल्स जो हैं वो आर्टिकल्स ग्लोबल मीडिया आउटलेट्स को प्रोवाइड करें। और ग्लोबल मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो इंडियन मीडिया के मुकाबले ये सारे जो जर्नलिस्ट्स हैं उनको ज़्यादा पैसे भी देते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं, ऐसे जर्नलिस्ट जो हैं, वो अपने आर्टिकल्स ग्लोबल मीडिया को देते हैं क्योंकि पैसे भी ज़्यादा मिल जाते हैं। और ओवरऑल ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स जो हैं तो उनके ऊपर एक सुपरफिशियल चीज़ें भी लिखी गई तो भी जो हकीकत हैं वो उनके बॉसेस को भी पता नहीं चलती है। तो इसकी वजह से ये पूरा एक लूप जो है वो क्रिएट हुआ है। दोस्तों, ये रिपोर्ट ये भी कहता है कि 2019 से 2021 के बीच में ये सारे जो मीडिया हाउसेस हैं या फिर मीडिया आउटलेट्स जो हैं इनकी डिजिटल रीडरशिप जो है वो भारत में काफ़ी मात्रा में
बड़ी हैं। और ये रिपोर्ट ने ये भी पाया कि जो व्यूवरशिप है उसके बढ़ने के साथ साथ अगर एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को एनालाइज किया जाए तो पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, यानी कि जितने ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पिरोसे गए उतनी ज़्यादा व्यूवरशिप जो हैं वो इनकी बड़ी हैं। आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। अगर हम न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करें तो पता चलता है कि मार्च 2019 से मार्च 2021 के बीच में न्यूयॉर्क टाइम्स की ग्लोबल रीडरशिप जो है वो 8% कम हुई है, लेकिन इंडिया में न्यूयॉर्क टाइम्स की रीडरशिप जो है वो 22% से इंक्रीज़ हुई है। सेम थिंग गोज़ विथ टाइम। टाइम की ग्लोबल रीडरशिप जो है ये 31% कम हुई है, लेकिन भारत में इनकी रीडरशिप जो है ये 50% इंक्रीज़ हुई है। और बीबीसी जो है, बीबीसी ने दिल्ली में जो रायोट्स हुए, कोविड-19 की वजह से जो मृत्यु हुई, इसके अलावा दूसरे से कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को काफ़ी ज़्यादा कवर किया। मैं ये भारत के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ, तो इसकी वजह से बीबीसी का जो ग्रोथ हुआ है भारत में ये 5 फोल्ड हुआ है। और ग्लोबल लेवल पर उतना अच्छा ग्रोथ नहीं है, लेकिन भारत में इनका ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हुआ है, क्योंकि हमारे देश में लार्ज इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस हैं और डिजिटल सेवी ऑडियंस है। इसकी वजह से ये एनालिसिस ये भी कहता है कि भारत में ऐसे ग्लोबल न्यूज़ आउटलेट्स का ग्रोथ जो है वो आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगा। और ग्लोबल मीडिया जो है वो भारत को एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पर देख रही है, और इसकी वजह से ये डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और यहाँ पर अपनी पकड़ जो है उसको और ज़्यादा एक्सपांड करना चाहते हैं। दोस्तों, G20 का प्रेसिडेंट जो है वो भारत दिसंबर 2022 में बनने वाला है, और G20 की जो समिट है 2023 की वो भारत में होने वाली हैं। तो पूरी दुनिया का अटेंशन जो है वो भारत की तरफ आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा होगा। जो G20 की 2023 की समिट है उसको लेकर आज हमारे पास सिर्फ 18 मंथ्स बचे हैं, 18 महीने यानी कि 1.5 साल जितना वक्त है। यही एक मौका है कि भारत एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल मीडिया वॉइस बने। हमारे देश की एक कंपनी है वियोन, राइट? तो वियोन जो है, वियोन ने एक ग्लोबल नीश डेवलप की है, ग्लोबल मीडिया प्लेटफॉर्म ये भारत का बना है। और ग्रेविटास और इस प्रकार के शो की वजह से भारत की जो सही बातें हैं वो दुनिया तक वियोन ने पहुंचाई है। इसी के साथ साथ हमारा जो डीडी इंडिया है, तो इसने भी जिस प्रकार से यूक्रेन में जो इवैक्यूएशन हुआ और ग्लोबल लीडर्स के जो इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, तो इसकी वजह से ये भी एक स्ट्रॉन्ग भारत का ग्लोबल मीडिया वॉइस बना है, राइट? आज भारत में जो कमी है एक चीज़ की, दैट इज़ हमारे पास इतना कोई स्ट्रॉन्ग ग्लोबल मीडिया वॉइस नहीं है। और इसकी वजह से ही ये होता है, ये वेस्टर्न कंपनीज़ जो हैं इनको जो सही लगता है, जो चीज़ें हिट हैं, जो चीज़ें उनको ग्रोथ देती हैं, वे सारी चीज़ें जो हैं वो भारत के बारे में वो लिखते हैं, उनके वीडियोस बनाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये सारी जो उनकी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है भारत के बारे में, भारत की डेमोक्रेसी के बारे में, उसको अगर हमें काउंटर करना है, रियल भारत क्या है, ये चीज़ अगर हमें दुनिया को बतानी है, हमारा जो सोशियो कल्चरल, हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हमारी डाइवर्सिटी है भारत की, ये सारी चीज़ें दुनिया तक ले जानी है, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल मीडिया वॉइस जो है वो तैयार करना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये सारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स जो हैं जिस प्रकार की स्टोरीज़ दिखाते आए हैं वैसी ही स्टोरीज़ जो हैं वो दिखाते रहेंगे। तो आई होप आप आज की इस डिस्कशन से आपको ये पता चल गया है कि प्रॉब्लम जो है वो एडिटोरियल बायस का नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग ग्लोबल मीडिया वॉइस नहीं है। इसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।